फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम वियना कांग्रेस डिस्कस करेंगे। ये वियना कांग्रेस आखिर गठित क्यों हुई थी, इसका नेपोलियन के हार में कैसा रोल था, इसके एम क्या थे और इन्होंने क्या क्या डिसीजन इस वियना कांग्रेस में लिया था जिससे आगे चलते रिवोल्ट हो गया था 1830 में और 1848 में रेवोल्यूशंस हो गया था और उनके परिणाम वर्ल्ड पे कैसे हो गए, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम पिछली वीडियो में देखा था कि नेपोलियन का राइज हो रहा था और नेपोलियन को चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जाता था। 1813 में बैटल ऑफ लेप्जिग हुआ था, वहाँ पे नेपोलियन की हार हुई थी। फोर्थ यूरोपियन कोalition ने सब मिलके नेपोलियन को हारा था। तो नेपोलियन को एल्बा भेजा गया था। उसी दौरान ही 1813 में ये वियना कांग्रेस का गठन होता है। तो इसका एम क्या था कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल री एस्टेब्लिश करना, जो हो रहा है मोनार्की लाना, जो हो रहा है वैसे ही चलना चाहिए, किंग का राज होना चाहिए, पीपल के हाथों में सत्ता नहीं होना चाहिए। तो ये ओल्ड जो मोनार्की चली आ रही थी 1789 से पहले, वैसा ही ये इसको एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो 1913 के बाद नेपोलियन को एल्बा भेजा जाता है। वहाँ से वो फिर से उठ के खड़ा होता है और ट्रूप्स का गठन करना चालू होता है, ट्रूप्स को मोबिलाइज करना चालू करता है। जैसे ही नेपोलियन ट्रूप्स को मोबिलाइज करना चालू करता है, ये वियना कांग्रेस के लोग जो फ्रांस के पड़ोसी है, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, हंगेरिया, ये सब, रशिया, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और नेपोलियन को हराने में योगदान देते हैं। तो 1815 में नेपोलियन की हार होती है। तब अब हार होने के बाद अब ये डिसीजन क्या क्या लेते हैं ये वियना कांग्रेस हम देखेंगे। तो ये वियना कांग्रेस के सबसे फेमस व्यक्ति है जिन्होंने वियना कांग्रेस का गठित करने में योगदान दिया था, वो मेटरनिक बोल के है। ये बाद में ऑस्ट्रेलिया के थे, ये बाद में ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भागना पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। ये वियना कांग्रेस का लोगो है, ये हम याद रखेंगे। ओके, तो ये मैप में हम अगर चलते हैं पे पेडमोंट सार्डिनिया को जिनोवा दे दिया गया था ये वियना कांग्रेस के तहत। तो इन्होंने कमेटी का गठित हुआ था। ये वियना कांग्रेस में सब डिसीजंस लेने वाली थे। अब यूरोप में कैसा राज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोनार्की कैसे लाना चाहिए, तो ये हम देख सकते हैं। जिसमें से इन्होंने डिसीजन लिया कि बैलेंस ऑफ पावर लेना होना चाहिए यूरोप में, उसके बाद लेजिटिमाइज रूल होना चाहिए यूरोप में, और विक्टोरियस जो नेशंस उभर के आए हैं जो फ्रांस के हार के बाद, तो उसका टेरिटरी बांट के हम खाएंगे या बांट के मिलजुट के इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसा इन्होंने इस कांग्रेस में तय कर दिया। तो अब ये बांट के क्यों लेना चाहते थे ये टेरिटरी, ताकि फ्रांस में और एक रेवोल्यूशन ना आए और नेपोलियन जैसा राजा वहाँ पे उठ खड़ा ना हो और लोगों के हाथों में सत्ता ना जाए। इनका एक हेतु इसके पीछे था। ओके, अभी फ्रांस तो हार गया था, तो वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी का री एस्टेब्लिशमेंट ये कर देते हैं। बर्बन डायनेस्टी फिर से फ्रांस में आ जाती है, हमको देखने को मिलता है। पेडमोंट सार्डिनिया को जिनोवा दे दिया जाता है। बेल्जियम और नीदरलैंड को मर्ज किया जाता है। तो बेल्जियम बाद में इसका विरोध करता है और नीदरलैंड या हॉलैंड से अलग हो जाता है, यह हम देख सकते हैं। ओके, 1830 में ये रिवोल्ट कर देता है बेल्जियम। उसके बाद में हमने देखा बर्बन डायनेस्टी का री इंस्टॉलमेंट कर दिया जाता है फ्रांस में। ओके, हाउस ऑफ सिवाय का उदय होता है पेडमोंट सार्डिनिया में, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। हाउस ऑफ ऑरेंज बोल के हॉलैंड में उभर के आता है। उसके बाद में सेंट्रल इटली के जो जो पार्ट है वो पोप को दिए जाते हैं, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे सार्डिनिया है, बेल्जियम और नीदरलैंड को इकट्ठा किया जाता है, मर्ज किया जाता है, ये हमने देखा। इटली के सेंट्रल पार्ट पोप को दिया जाता है, ये हम ध्यान रखते हैं। ये फ्रांस को बर्बन डायनेस्टी का रूल फिर से एस्टैब्लिश किया जाता है, ये हम देख सकते हैं। मतलब एक तरह की ये पूरा मैप बदलने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जो कि फ्रांस ने, नेपोलियन ने एकजुट करने की कोशिश की थी। जर्मन के 300 स्टेट को 39 स्टेट में किया था। ये सब पूरा मैप डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ताकि लोगों को लिबर्टी ना मिल सके, फर्टर्निटी ना मिल सके, इक्वालिटी ना मिल सके, किंग के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, ये वियना कांग्रेस का मानना था। और उन्होंने ऐसा किया भी। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी, फ्रांस के टेरिटरी जो ऑक्यूपाई किए थे वो सारे ऑस्ट्रिया में
सर्डिनिया में डिवाइड कर दिए थे। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। ओके, तो उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, ये वियना कांग्रेस का लोगो। उसके बाद में हम जब आगे चलते हैं, फ्रांस में अब मोनार्की आ गई थी, बर्बन डायनेस्टी का रूल आया था। तो पीपल को एनलाइटनमेंट हुआ था पहले ही, उनको पता था क्या हमें रूल्स है, क्या इक्वालिटी है, कैसे फ्रीडम होना चाहिए, किंग के हाथों में क्यों सत्ता होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, ये सब पीपल को पता हुआ था। तो वो शांत नहीं बैठने वाले थे, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। ओके, तो क्योंकि उन्होंने स्वाद तो चखा हुआ था ना फ्रीडम का, तो वो रिवोल्ट चालू हो गया था। ओके, तो हम देख सकते हैं 1830 में एक जुलाई रेवोल्यूशन बोल के फ्रांस में हुआ था, जो किंग के खिलाफ था। पहले एक किंग थे जिनका नाम था लुइस 18, वो रूल करते थे। ये 60 साल की उम्र में राजा बने थे, तो लोगों को ये बहुत परेशान नहीं करते थे, तो लोगों ने इनका रूल स्वीकार कर लिया। और ये क्या ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है लोगों के बीच में, तो इनको रूल करने की मुबा दे दी गई थी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इनके बाद में चार्ल्स 10 आते हैं, जो फ्रांस को रूल करते थे, बर्बन डायनेस्टी की। ये यंग कौन थे, इनको रूल करना चाहते थे ये, इसलिए इन्होंने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। देखो ये ऑर्डिनेंस क्या बोलते हैं, लोअर हाउस या हाउस ऑफ डेप्यूटीज को डिसॉल्व कर दिया गया था। उसके बाद में इलेक्टोरल सिस्टम में भी चेंजेस लाए गए थे, किंग के हाथों में सत्ता दी गई थी। देखो मतलब खुद के हाथों में सत्ता, अभी परिवर्तन चालू कर दिया था। ओके, फ्रेंचाइज जो वोटिंग पावर रहती है उसको भी घटा के 1 लाख से 25,000 तक कुछ किया गया था। ओके, और प्रेस की लिबर्टी पे भी कर्ब लाने चालू हो गए थे। प्रेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो लोगों ने रिवोल्ट चालू कर दिया ये चार्ल्स 10 के खिलाफ, और इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में इसकी सत्ता जाती है ऑर्लियन डायनेस्टी के फिलिप I के हाथों में। तो ये ऑर्लियन डायनेस्टी का उदय यहाँ से होता है, हम देख सकते हैं। अभी किंग गए और फिर से किंग ही वापस आ गए। ओके, तो ये फ्रांस की स्थिति हमने 1830 में देख ली है। ओके, ये रिवॉल्यूशन हुआ था, इसको जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ये हम देख सकते हैं। ओके, तो ये इसके कॉजेस बहुत सारे हैं, इसके इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे हो रहे थे और दूसरे देशों में भी हो रहे थे। तो दूसरे देशों में भी रिवोल्ट चालू हो गया, जैसे बेल्जियम में चालू हो गया, उसके बाद में स्पेन में चालू हो गया, बाद में इटली में चालू हो गया। इटली के रिवोल्ट को तो सप्रेस कर दिया था, पुर्तगाल में चालू हो गया। तो एक फ्रांस आदर्श के तौर पे देखा जाते थे, और इससे प्रेरणा लेके दूसरे देशों में रिवोल्ट चालू होने लगे। तो ब्रिटेन में इसके बीच में क्या किया, एक चार्टर एक्ट 1832 पास कर दिया। हम देख सकते हैं 1832 चार्टर एक्ट ब्रिटेन ने पास किया। इस चार्टर में लोगों के हाथों में बहुत सी पावर दी गई थी, वोटिंग राइट्स वो दिए गए थे, लोगों को हाथ में पावर देना अभी चालू हो गया। एक बार रिवोल्ट होता है, फिर से चेंजेस आते हैं, फिर से लोगों के हाथों में सत्ता जाती है, फिर से किंग का राज होता है। तो ये ऐसे चलता रहता था। ओके, तो आगे हम देखते हैं 1848 में फेब रिवॉल्यूशन हुआ था। ये 1830 के जो रिवोल्ट थे उसका परिणाम ही है कि फेब में एक 1848 का रेवोल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या हुआ था, वर्किंग क्लास के लिए कुछ भी फायदे का ये नहीं था। जो प्रिंस आया था 1830 में, उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही किया था। कॉमन लोगों के लिए बहुत कुछ ये फिलिप ने नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था मिडिल क्लास की वजह से ही मैं किंग बना हूँ, तो मिडिल क्लास के बहुत सुविधा ये प्रोवाइड करता था। तो लोगों ने उठा चालू किया, कॉमन लोगों ने, और इसमें पुलिस फायरिंग भी की थी। तो लोगों ने और जोर से विरोध चालू कर दिया। तो यहाँ पे फिलिप को सरेंडर करना पड़ा था। तो फिलिप के भी सत्ता जाती है, फिर से लोगों के हाथों में सत्ता आती है। लिबर्टी का स्वाद चखा हुआ लोगों ने था। तो बाद में फिलिप्स जाने के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ ये हम देखते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है दूसरे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। ओके, लिबर्टी, फर्टर्निटी, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्प्रेड होने लगा, बाकी देशों में भी रिवोल्ट होने लगे। ओके,
फिर मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया में भी रिवोल्ट होने लगा। जो उनको डर लगता था यूरोपियन कोएलिशन को, वही अब होने जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिक बोल के थे जो वियना कांग्रेस में एज ए बहुत पॉपुलर लीडर थे, तो उनको उनके देश में भी अब रिवोल्ट चालू हुआ और इनको भागना पड़ा था, अपना देश छोड़ के इनको भागना पड़ा था। ओके, तो फिर से फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया था। ये देखो, फिर से लोगों के हाथों में सत्ता आ गई थी, फिर से फ्रांस रिपब्लिक बना था। एडल्ट फ्रेंचाइज पे अभी वोटिंग हो रही थी, स्लेवरी को बैन किया गया था। ओके, मिडिल क्लास का डोमिनेंस अभी हो गया था, सोशलिज्म की ओर फ्रांस बढ़ चुका था, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये थे पूरा वीडियो वियना कांग्रेस का इम्पैक्ट। वियना कांग्रेस किस लिए गठित हुई थी, नेपोलियन को राइज किए क्रब करने के लिए, और रेवोल्यूशन लोगों को फ्रीडम नहीं देने के लिए और अपना किंग का राज लाने के लिए ये वियना कांग्रेस का गठन हुआ था, ये हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 1789 से पहले जैसे रूल होता था किंग का, नो लिमिटेशन था रूल पे, वैसे ही ये बर्बन डायनेस्टी ये वियना कांग्रेस की एक हेतु था और वैसे ही उन्होंने किया। फिर से इससे रिवोल्ट हो गए और लोगों को फिर से आज़ादी मिल गई मोनार्क के हाथों से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।